चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज से हम फिर करने वाले हैं इसके झा सर का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट आया है, जो बाय आर के सिंह द्वारा लिखा गया है। इसका बाय आर के सिंह सर द्वारा जो लिखा है, इसका हम प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 9। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 8 तक नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। अपने पढ़ाई पे लॉकडाउन नहीं लगने दें। बिल्कुल वेब सीरीज, मूवी ये वो मत देखें। अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बनाए रखें। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ मैं PDF प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक मैकेनिक की औसत आयु सप्ताह के प्रथम 4 दिन में 18 रुपया है। यानी सप्ताह के प्रथम 4 दिन में उसका औसत आयु कितना है? 18 है। यानी औसत आयु 4 दिन में 18 है तो टोटल 4 दिन में कितना होगा? 18 चौक 72, यही होगा। और अंतिम 4 दिन में 22 रुपया है। और अंतिम 4 दिन जो है उसमें कितना है? 22 रुपया है। यानी कि 22 गुना 4 यानी कि 88 रुपया है। टोटल 4 दिन की उसका कमाई 88 रुपया है। यदि वो सप्ताह के चौथे दिन 20 रुपया है, यानी सप्ताह के चौथे दिन 20 रुपया कमाता है तो सप्ताह में उसकी औसत आमदनी क्या होगी? यानी चौथे दिन की कमाई, औसत कमाई नहीं, ये सारा क्या है? औसत 4 दिन का, और ये भी औसत 4 दिन का है। लेकिन सप्ताह के चौथे दिन ये कितना कमाता है? तो 20 रुपया मान लीजिए कमाता है। 20 रुपया कमाता है तो पूरे सप्ताह में उसकी औसत आमदनी क्या होगी? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 2 10 के 0, हाथ में 1 7 1 8 8 8 16, यानी कि 160। यानी कि 8 दिन का कमाई उसका कितना है? 160 रुपया है। लेकिन चौथे दिन का कमाई है 20 रुपया, तो 160 में से 20 माइनस कर देंगे यानी कि 140 रुपया है। अब पूरे 7 दिन का कमाई इसके पास 140 रुपया है तो एक दिन का कमाई कितना होगा? तो 140 बट्टे 7 यानी कि 20 रुपया एक दिन का कमाई होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा 20 रुपया सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है घन के कोरों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप का 3/5 है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? अगर हम घन की बात करें तो ये हमारा घन हो जाएगा। क्या होगा? ये हमारा घन हो जाएगा। घन में कितने किनारे होते हैं? तो घन में टोटल 12 किनारे होते हैं। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि वर्ग क्या होता है? वर्ग के चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। आपस में वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होता है। अगर हम इसे b मान लें तो ये सारा क्या होगा? b होगा। अब घन का टोटल किनारा कितना होता है? घन का किनारा होता है 12, यानी इसका योग, घन का किनारे का योग किसके बराबर है? वर्ग के किनारे का 3/5a है। ठीक है। वर्ग का परिमाप 3/5a है तो घन का किनारा टोटल योग कितना हो जाएगा? 12a बराबर घन का वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है तो 4a नहीं, ये होगा 4b × 3/5, यही होगा। अब देखिए 3 चौके 12, ये कट गया, यानी कि a बराबर क्या आ गया? b/5। a बराबर b/5 आ गया। अब कह रहा है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर कहता है वर्ग का क्षेत्रफल। घन का आयतन बराबर वर्ग का क्या कहता है? घन का आयतन बराबर वर्ग के क्षेत्रफल का अंकीय मान। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यही होता है। अब a का वैल्यू हमारे पास कितना है? b/5, तो इसको रख देंगे a बराबर b/5 का होल क्यूब बराबर b²। ये क्या हो जाएगा? b का क्यूब बट्टा 125 बराबर b²। अब ये स्क्वायर कट गया। अब यहाँ क्या बच गया? b,
तो b का मान हमारे पास 125 आ गया। जब b का मान हमारे पास 125 आ गया तो हमसे पूछा वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, a का मान हमारे पास 125 आ गया तो 125 गुना 4 यानी कि ये 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 500 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 30,720 के धन का 3 वर्ष का CI और SI का अंतर 1500 है तो दर ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 30,720 रुपया, टाइम आपका दिया है 3 वर्ष, और CI और SI का अंतर दिया है, ये दिया है 1500 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, है तो दम वाला क्वेश्चन। देखिए CI और SI का अंतर जब निकालना होता है और 3 वर्ष का केस रहता है तो हम क्या करते हैं, PR/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100 यही करते हैं। लेकिन जब ये करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम 1500 रख दें, 100 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, सो ये इन तीनों आएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि काट पीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मूला हम उस वक्त यूज करते हैं जब लार्ज अमाउंट में वैल्यू ना हो और CI SI हमसे पूछा हो, प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, तो इजीली इससे हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ तो पंगा पड़ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन मेथड लागू करेंगे। पहला ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन ए कितना है 8%। अब देखिए 3 साल का केस में 30,720 का अगर हम 8% निकालेंगे तो 8/100 होता है। काट देंगे इसके 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। तो अब देखिए 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50, ये 25, फिर 25 दूना 50, ये 22 हो गया 200, 25 8 200, यानी कि ये आंसर किस में आ जाएगा, पॉइंट में इसका यहाँ पे 200, अब 20 है तो फिर जाएगा 25 8 200 यानी कि 8। 1228.8 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2400, 28 दूना 56, 57.6, यानी कि ये आंसर किस में आ गया, पॉइंट में आ गया। लेकिन CI और SI का वैल्यू कितना है, पॉइंट में नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी को हम उठाते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ऑप्शन बी यानी कि 12% की बात की गई है, ठीक है। तो अगर 30,720 का अगर हम 12% निकालें तो ये होता है 12/100, 4 3 12, 4 से कटेगा 25 बार में। ये 25 को हम इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 1228.8, ये 8 3 24, यानी पॉइंट के बाद एक 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। जब ऑप्शन बी भी नहीं होगा तो अब ऑप्शन सी को अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखें या वहाँ मिटा के लिखें, इसको मिटा ही देते हैं, ठीक है, और इसको भी मिटा देते हैं। अब इससे हमको मतलब नहीं है। अब क्या करते हैं, ऑप्शन सी को उठाते हैं। ऑप्शन सी कितना है, 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 12 में 24 से 25/2%, यानी कि परसेंट 1/100 से 25 चौके 100, 1/8। अब देखिए 30,720 का 1/8 अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, 8 8 64, 8 चौके 32, यानी कि 3,840। इसका 3,840 आ गया। जब इसका 3,840 आ गया तो 3,840 का भी हम 1/8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 5 40 नहीं जाएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 64, यानी कि 480। इसका भी अगर हम 1/8 करें तो ये 8 6 48, यानी कि 60 आ गया। अब देखिए जब हमारे पास इतना आ गया तो इसका क्या करेंगे, इन 3 डिजिट का 3 3 1 से गुना करते हैं तो गुना 3 गुना 3 गुना 1,
ये क्या हो जाएगा 60 कम 60 और 3 0 0 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2 3 4 के 12 2 14 यानी कि 0 6 4 10 के 0 हाथ में 4 1 5 यानी कि CI और SI का अंतर क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 5 प्लस √2x² माइनस 4 प्लस √5x प्लस 8 प्लस 2√5 बराबर 0 है, तो 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए इक्वेशन क्या होता है, हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटा a। इसको इस समीकरण के हिसाब से लेके चलेंगे। तो यहाँ से -b बटा a क्या हो जाएगा, b क्या है माइनस का 4 प्लस √5 और माइनस का b यानी माइनस इंटू -4 प्लस √5, ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बटा ए क्या है 5 प्लस √2 ए हो गया। अब देखते हैं जब अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b बटा है, और दो मूल का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा ए। तो c क्या हो गया 8 प्लस 2√5 बटा ए क्या हो गया 5 प्लस √2 यानी कि 5 प्लस √2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 2 अल्फा बीटा, इसको इधर लिखते हैं 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है ये है, तो यहाँ 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 8 प्लस 2√5 बट्टे में 5 प्लस √2 यानी कि ये 2 इंटू अल्फा बीटा हो गया। और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया 4 प्लस √5 यानी कि 4 प्लस √5 बट्टा 5 प्लस √2 यानी कि ये 5 प्लस √2 ये 5 प्लस √2 क्या हो गया खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया 8 दूना 16 और 2 दूनी 4√5 बट्टा 4 प्लस √5। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, जब 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4 प्लस √5 बट्टा 4√5, तो 4 प्लस √5 और 4 प्लस √5 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति 3,75,000 की राशि को अपने पुत्र व पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष और 14 वर्ष की आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धन राशि मिले, तो प्रत्येक का भाग क्या होगा। ठीक है, एक कितना साल का है, मान लीजिए एक अभी 12 साल का है, एक बी है वो कितना साल का है 14 साल का है, ये 14 साल का, लेकिन दोनों को पैसा कब मिलेगा जब ये दोनों 18 साल के हो जाएंगे। तो 18 वर्ष के होने के लिए इसे कितना साल इंतजार करना पड़ेगा, तो 6 साल, और इसे कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो 4 साल। जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो इन्हें 5% के हिसाब से धन मिलेगा। तो 6 गुना 5 यानी कि 30% मिलेगा ए को, और बी को मिलेगा 20%। और अमाउंट क्या होता है, अगर साधारण ब्याज पे होता है तो हमने अगर सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपने वीडियो देखा था तो हमने कहा था रेट टाइम एसआई और अमाउंट। अगर ये 5% 6 साल के लिए है तो एसआई कितना होता है 30% होता है, लेकिन अमाउंट जो होता है वो अमाउंट 130% होता है। बात को समझिएगा, और इसमें अमाउंट ही पूछ रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि ए का अमाउंट कितना हो जाएगा 30% से 130% हो जाएगा,
और बी का कितना अमाउंट हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 20 से 120% अमाउंट हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर यहाँ हम ए बट्टा बी देखें तो ए बट्टा बी क्या हो जाएगा 12/13। अब देखिए 25 रेशियो का वैल्यू, ये दोनों का कितना रेशियो है 25 रेशियो का वैल्यू कितना पैसा दिया गया है, तो 3,75,000 रुपया दिया गया है। 3,75,000 दिया गया है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 25 एकम 25 और 17 में 5 गया 2 और 25 25 यानी कि ये कितना हो जाएगा 15,000 रुपया एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा। तो 12 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 12 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 180। 15 को 12 से 15 रहा 150 और 15 दूना 30 180, यानी कि इसको तो 1,80,000 रुपया मिलेगा। और 13 को कितना मिलेगा, तो 15 180 15 रहा 150 और 15 3 45 195, यानी कि इसको 1,95,000 रुपया मिलेगा। तो बस ए को मिलेगा 1,80,000 रुपया और बी को मिलेगा 1,95,000 रुपया, यानी कि कौन सा धन हो जाएगा, ए को 1,80,000 एक को 1,95,000। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 32 के पावर 430 को 10 से अगर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए 32 के पावर 430 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 2 के पावर 430 बट्टे 10। अब इस 30 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो ये तो कट गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 के पावर 430 बट्टा 10। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 430 को आप जानते होंगे कि a के पावर m गुना a के पावर n होता है, वो a के पावर m प्लस n होता है, आप जानते होंगे। तो अगर इसे 2 गुना 2 के पावर 429 लिख देंगे बट्टे में 10, तो कोई आपको दिक्कत, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 10 को काट देंगे 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कितना आ गया 2 के पावर 429 बट्टे 5 आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ 2 के पावर 200 2 के पावर 214 गुने 2 प्लस 1 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। 214 गुना 2 428 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 429। तो यहाँ से देखेंगे 2 गुना 1 ये आपका 2 और ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के पावर 214 बट्टा 5 आ गया। अब देखिए 4 को हम 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा शेषफल माइनस का 1 यानी कि 4 ही आएगा। तो 4 के पावर 4 यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 बट्टा 5, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये क्या बच गया 2 बट्टा 5। लेकिन हमको भागफल किससे देना है, तो 10 से, तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 10। अब आप 4 को 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव जो शेषफल आएगा वो आएगा माइनस का 6। जब नेगेटिव शेषफल माइनस का 6 आता है तो नीचे वालों से 10 में से 6 घटा देंगे, वही हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है शेषफल पर में से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर इसका। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% का धोखा देता है, यानी कि 7% तक का धोखा, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। इस तरह के प्रश्न को हम डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, सक्सेसिव मेथड होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, यानी कि 7% का धोखा देता है तो क्या हो जाएगा 7 गुना 7 बट्टा 100, ये हो जाएगा 7 7 14, 14 प्लस 0.49 यानी कि 14.49% का उसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, बस अगर दे तो 7 दे तो 7 दूनी 14, ये तो 14 हो गया, और 7 का स्क्वायर करके उसका 2 पॉइंट पे लगा देना है, यानी 100 से भाग दे देना है, तो आपका 14.49 आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 और 9 अंकों से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य हो और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, 3 अंकों की संख्या बनानी है 2 5 6 7 9 से। ठीक है, अब 5 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि या तो अंतिम संख्या 0 हो या अंतिम संख्या 5 हो। 5 से अगर किसी संख्या को भाग देना है तो उसका अंतिम संख्या 0 होना चाहिए या उसका अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब बनानी है 3 अंकों की संख्या, इसका मतलब है इसमें 0 नहीं दिया गया है तो 5 तो यहाँ हमेशा सरल रहेगा। एक यही तरीका है कि अंतिम संख्या में 5 ही रहेगा तो 5 को हटा दीजिए, ये अंतिम ही में आएगा। अब बच गया 2 2 4 1 5। अब इन सभी को बैठाने का तरीका कितना हो सकता है, ये हो सकता है 4 और ये 5, तो इन दोनों का गुना कर दीजिए तो 20 तरीका हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा ए हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तथा उसे 8% का लाभ करने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना होगा। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस की बात की जाए तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर वो 100 रुपया रखता है तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट 100 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस रखा है तो एमपी पे डिस्काउंट देता है, यानी कि 10% डिस्काउंट देगा तो 90 रुपये में बेचेगा 100 रुपये के सामान को। कितना % इसको लाभ चाहिए, तो 8%। 8% लाभ का मतलब हो गया 108 रुपया। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से 108 कट जाएगा, 12 से 12 बार में, तो एमपी कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस 120 आ जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस अगर 120 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, तो कितने का डिफरेंस आया, यानी कि 20% का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ए बी और सी 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनका औसत 600 है। यदि ए में 10% वृद्धि, बी में 20% की कमी की जाए तो औसत में 5% वृद्धि हो जाता है, तो सी में कितनी वृद्धि करनी होगी। किस अनुपात में है, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है 1:2:3 में है। अब कह रहा है कि पहला में 10% की वृद्धि तो प्लस 10% की जाए, दूसरा में 20% की कमी की जाए, तो तीसरा में क्या करना होगा, हमने कहा x करना होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि 5% की वृद्धि हो जाती है। ये टोटल कितना यूनिट है, 1 2 3 3 6, ये कितना हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा माइनस का 40%, ये हो जाएगा 3x, यानी कि 10 - 40 प्लस 3x, इन सभी का औसत कितना % वृद्धि हो जाता है, तो 5%। यहाँ से 10 - 40 प्लस 3x बराबर 6 × 30, यानी कि ये 10 में से -40 गया 30, 30 उधर जाके 60 हो गया, यानी कि 3x बराबर 60, तो x का मान क्या आ गया 20। जब x का मान हमारे पास 20 आ गया, यानी इसमें कितना का वृद्धि करना पड़ा, 20% का वृद्धि इसमें करना पड़ेगा, तो टोटल क्या होगा। अब देखिए, 3 का औसत दिया है, 3 का ए बी सी प्लस 3 का जो औसत दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत दिया है वो कितना है, 600 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल जो कितना हो जाएगा 1800। यानी कि अगर ये 1800 है तो ये 1 अनुपात है, ये 2 अनुपात है, ये 3 अनुपात है, तो ये 1800 1 2 3 यानी कि 6, ये 300 होगा, ये कितना होगा 600 होगा, और ये कितना होगा 900 होगा। अब 900 का 20% अगर हम निकाल दें तो 900 का 20% क्या हो जाएगा, 20/100, यानी 2 0 से 9 दूना 18, यानी कि 180 इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1 3 तथा 2 7 को जोड़ने वाली रेखा को 3:4 में विभाजित करता है। एक रेखा है, इसको हमने इसका एक पॉइंट दिया है 1 3 तथा दूसरा दिया है 2 7। किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है? तो 3:4 में विभाजित कर रहा है। तो उस रेखाखंड को विभाजित, तो जोड़ने वाली रेखा के अनुपात, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। अब देखिए क्या होता है, ये तो हम इसको कहते हैं m/n। ये हमारा है x1, ये हमारा है y1, ये हमारा है x2, ये हमारा है y2। हम क्या करते हैं, एक को इससे गुना करते हैं और एक को इससे गुना करते हैं। क्या करते हैं, जब इस तरीके से हो तो mx2 प्लस nx1 बट्टा m+n होता है। उसी तरीके से क्या करते हैं, my2 प्लस ny1 बट्टा m+n। ये दोनों x और y के दो निर्देशांक आ जाएंगे। m कितना है, तो 3 है, तो 3 गुना 2 प्लस n कितना है 4, तो 4 गुना 1 बट्टा 3 प्लस 4। दूसरा क्या है, m हमारा कितना है 3 गुना 7 प्लस 4 गुना 3 बट्टा m+n यानी कि 3 प्लस 4। 3 दूनी 6, 6 4 10, 3 दूनी 6, 6 4 10 बट्टा 7, एक तो हो गया 10 बट्टा 7, दूसरा 7 3 21, 4 3 12, 21 और 12, 21 12 को जोड़ देंगे तो 1 2 3 यानी कि 33 बट्टा 7। यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 10 बट्टा 7 और 33 बट्टा 7 यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने से एक व्यक्ति 1.5 घंटा देर से पहुंचता है, उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या होगा। 4/5 का मतलब क्या होता है, अगर हम स्पीड देखें तो पहले उसका स्पीड कितना था, पहले 5 था, लेकिन अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो स्पीड का इन्वर्सली क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम इसको कितना लगेगा, 4 से 5। अब इसका एक यूनिट डिफरेंस कितना दिया है, तो 1.5 घंटा दिया है। तो 4 का कितना हो जाएगा, इसे लगेगा 6 घंटा, और वास्तविक कितना था इसका 15 5 75 यानी कि 7.5 घंटा। उसे कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, वास्तविक समय, यानी कि 6 घंटा उसे लगेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी से 3 पत्ते खींचे जाते हैं। एक इक्का, एक बादशाह और एक बेगम होने की प्रायिकता क्या है। देखिए 4 बेगम होती हैं, 4 इक्का होता है और 4 बादशाह होता है। तो उसे निकालने का तरीका क्या है, इसे 4c 1 गुना 4c 1 गुना 4c1, और कितने निकालने हैं, टोटल ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो निकालना है कितने में, 52c3, यानी कि 3 पत्ते आपको निकालने हैं। 4c1 का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है, 4c1 वैल्यू का 4 होता है 4। 52c3 को हम क्या लिखते हैं, 52 51 गुना 50, और 3 का मतलब फैक्टोरियल का मान हो जाता है 6, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब ये 6 चला जाएगा ऊपर, तो 4 गुना 4 गुना 6 बट्टा 52 51 50। अब काटना शुरू करेंगे, 2 दूनी 4, नहीं 4 से इसको डायरेक्ट काट देते हैं, 4 से ये कट जाएगा 13 चौके 52, एक कट गया। अगर हम काट देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 25 बार में, एक कट जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 से 17, 17 3 51, यानी 2 चौका 8, 8 गुना 16, ऊपर तो 16 आएगा और नीचे 13 गुना 17 गुना 25 आएगा। अब हम ऑप्शन देखेंगे कि ऊपर 16 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी है जिसमें 16 है, तो डायरेक्ट उस पर क्लिक कर देंगे, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल अपने समान चाल की 4/5 हो गई।
वह अपने गंतव्य पर 25 मिनट देरी से पहुंची। देखिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है, 30 किलोमीटर चली और यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे उसका दुर्घटना हो गया, ठीक है। दुर्घटना हो गया तो वो अपने चाल की 4/5 हो गई, यानी पहले उसका स्पीड कितना था, 5 स्पीड था, तो अब यहाँ से इसका स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ से दुर्घटना के बाद यानी जब एक्सीडेंट हो गया तो स्पीड इसका 4 हो गया। अब ये कितना देर से पहुंची, 45 मिनट देरी से पहुंच गई, यानी 45 मिनट उसको लेट हो गया। आगे कहता है यही दुर्घटना इस स्थल से 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो यह रेल अपने गंतव्य पर केवल 36 मिनट देर होती। अगर यही यहाँ नहीं होके 18 किलोमीटर यहाँ हुआ रहता, यानी इसके 18 किलोमीटर बाद हुआ रहता, तो ट्रेन 45 मिनट लेट नहीं होके 36 मिनट लेट होती। कितना लेट होती, 36 मिनट लेट होती, ठीक है। अगर 18 किलोमीटर बाद हुआ रहता तो 36 मिनट लेट होती। तो इस रेल की सामान्य चाल कितनी थी। अब देखिए पहले क्या हो गया, चाल क्या हो गया, 5 से 4 हो गया, ठीक है। लेकिन कब हुआ, 18 किलोमीटर के अंदर पे सारा काम अधिकतर हुआ है, यानी कि अगर 30 किलोमीटर चली उसके बाद ये इसका स्पीड क्या हो गया, 4 होगा कि यहाँ तो पहले 5 स्पीड था, अब 4 हो गया। लेकिन जब 18 किलोमीटर बाद जब एक्सीडेंट होगा तो यहाँ स्पीड क्या होगा, यहाँ स्पीड 5 होगा, उसके बाद में यहाँ जाके 4 स्पीड होगा। तो एक्सीडेंट जब यहाँ पे हो जाएगा तब ये कितना हो जाएगा, स्पीड डाउन हो जाएगा। तो स्पीड देखिए, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, पहले 4 था अब यहाँ तक 5 हो गया है, तो यहाँ से स्पीड का इन्वर्सली क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, 5 से 4। अब इन दोनों का गैप कितना है, एक रेशियो के बीच कितना गैप है, तो 9 मिनट का। तो 9 मिनट का तो 4 रेशियो बराबर 36 मिनट हो जाएगा। अब देखिए 36 मिनट में कितना डिले है, 18 किलोमीटर, यानी कि 36 मिनट में 18 किलोमीटर अगर चलता है तो 18 दूना 36, यानी कि 2 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा, तो 1 किलोमीटर चलेगा। यानी कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटा में कितना चलेगा, तो गुना 30 कर देंगे, तो गुना 30 यानी कि 60 मिनट में ये आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से कर लें, नहीं तो दूसरा करेंगे। ये 18 किलोमीटर का ही अंतर पे हो रहा है कि जब एक्सीडेंट 18 किलोमीटर बाद पे हो रहा है तो क्या हो रहा है, चेंजिंग सारा हो रहा है। यानी कि अगर 18 किलोमीटर बटा स्पीड क्या हो जाएगा, 4 से 5, तो 4x/5। दूसरा हमको चाल नहीं पता है तो x बराबर कितना, अंतर कितना है, 9। 45 36 में अंतर कितना है, तो 9/60। ये चला जाएगा उठा ऊपर, 18×5 90 बट्टा 18×5 90 बट्टा 4x माइनस 18/x बराबर 9/60। इसको भी हल कीजिएगा तो x का मान आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक पहाड़ी की चोटी से एक व्यक्ति एक समान गति से उसकी ओर बढ़ते वाहन का अवलोकन करता है। वाहन का अनुमान कोण 45 से 60 डिग्री बदलने में 10 मिनट लगते हैं। इसके बाद वाहन को पहाड़ी के नीचे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए ठीक है, 45 से 60 डिग्री होता है। पहले कितना डिग्री था, 45 डिग्री। 45 डिग्री के बाद क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। इसे बदलने में 10 मिनट लगते हैं। तो इसके बाद वाहन को पहाड़ी के नीचे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए हम जानते हैं कि 60 डिग्री के सामने क्या होता है, a√3 होता है, और 30 डिग्री के सामने a होता है। अगर इसका वैल्यू √3 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू a होगा, इसका वैल्यू a होगा। और 45 डिग्री के सामने क्या होता है, a होता है। अगर 45 डिग्री के सामने a होता है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a होगा। यानी 45 डिग्री के सामने √3 है तो इस 45 डिग्री के सामने क्या होगा, तो इस पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। यानी कि इन दोनों का वैल्यू अगर 1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3 - 1। अब देखिए
यही 45 से 60 होने में इसको 10 मिनट टाइम लगता है। 45 डिग्री से 60 डिग्री तक आने में इसे 10 मिनट का टाइम लगता है। तो √3 माइनस 1 का वैल्यू किसके बराबर है? 10 मिनट के बराबर है। तो ये 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 बट्टा √3 माइनस 1। इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 10 √3 प्लस 1 बटा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 से 10 कट जाएगा 5, यानी कि 5 √3 प्लस 1, यानी कि √3 का मान क्या होता है? 1.73 प्लस 1, यानी कि 5 गुना 2.73, यानी कि 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 7 5 35 36 के 6 हाथ में 3, 5 दिया 5 दूनी 10 3 13, यानी 13.65 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 13.65 यानी 13.5 मिनट कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ₹11.70 की एक धनराशि में ₹1.50 और 5 पैसे के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में शामिल हैं। तो इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? किस अनुपात में है? 3:5:7। ये पहला सिक्का है। तो सिक्का में कितना? ₹1 होता है। ठीक है। अगर हम 50 पैसे की बात करें तो इसे 0.5 पैसा हम लिख सकते हैं। और तीसरा क्या है? 5 पैसे। 5 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.05। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50 25 यानी 2.5, ये हो जाएगा 0.75 यानी 0.35। इन सभी का जो किसके बराबर दिया है? ₹11.07 के बराबर। तो जोड़ देंगे 3 दूनी 5, यानी ₹5.85 का मान दिया है ₹11.70। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? यानी कि ₹2 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है 50 पैसा का, तो 5 × 10 यानी कि 10 हो जाएगा। उसका मान क्या हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक बंटन का माध्य 11 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा? देखिए विचरण गुणांक क्या होता है? विचरण गुणांक बराबर होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है बंटन का मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100। यही विचलन गुणांक क्या होता है? मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100। तो मानक विचलन हमारे पास कितना दिया है? तो 5, और माध्य कितना दिया है? 11 गुना 100, यानी कि 500 बट्टा 11। अब इसे भाग देंगे तो 11 चौक 44, 50 में से 4 गए 11 चौक 44, 6 7 11 5 55, फिर जाएगा 11 5 55, यानी कि 45.55% के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 90 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय की। इससे कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय किया गया। तो पैदल तय की गई दूरी क्या थी? देखिए कोई भी आदमी 9 घंटा में अगर 90 किलोमीटर चलता है तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा? 10 किलोमीटर। बात को समझिएगा। ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ दूर पैदल चलता है, कुछ दूर साइकिल से चलता है। टोटल उसे कितना टाइम लगा है? 10 किलोमीटर चलना है। तो इस तरह के प्रश्न को हम क्या करते हैं, यानी 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर चलता है, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलता है और 17 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से चलता है। तो एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। पैदल चलता है कैसे? 8 किलोमीटर के चाल से, और साइकिल से चलता है 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलता है। बस एलिगेशन लगाइए। 17 में से 10 गया 7, 10 में से 8 गया 2, यानी कि 7:2 के चाल से चला। अब देखिए 7 घंटा अगर 8 के एफिशिएंसी से चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 7 घंटा में कितना चलेगा? 56 किलोमीटर। अगर 2 के चलता है तो 17 दूनी कितना चलेगा? 34।
अब इन दोनों का जो कितना हो गया 90 किलोमीटर, यानी कि पैदल किस हिसाब से चला था, पैदल कितना दूरी तय किया था, यानी कि 56 किलोमीटर दूरी वो पैदल तय किया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि 2 के पावर 71 प्लस कह रहा है कि 2 के पावर 71 प्लस 2 के पावर 72 प्लस 2 के पावर 73 प्लस 2 के पावर 74 किसके द्वारा विभाज्य है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 के पावर अगर हम 71 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का। तो बात को समझिएगा, ए के पावर m गुना ए के पावर m क्या होता है, ए के पावर m प्लस n होता है। ठीक है, अगर 1 है तो 2 के पावर 1, 2 होगा तो ये 2 के पावर 72 हो जाएगा, 2 के पावर 2 स्क्वायर है तो ये जुड़ जाएगा 73 हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 के पावर 71 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 1 3 4 से 7 8 7 15, यानी कि 2 के पावर 71 गुना 15 किससे विभाज्य है। ऑप्शन देख रहे हैं कि 15, यानी अगर हम इसको 2 के पावर 70 कर दें तो ये 2 गुना 15 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। जब ये 30 में होगा इसका मतलब है कि ये सिर्फ 10 से विभाज्य हो सकता है, ये 10 से विभाज्य हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 141, 246 और 623 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 4, 6 और 11 बचता है। यानी 141 में भाग देने पर शेषफल क्या बच रहा है 4, 246 में भाग देने पर शेषफल 6 और 623 में भाग देने पर शेषफल 11 बच रहा है। कौन सी बड़ी संख्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन ए 10। 10 से अगर इन सभी संख्याओं में भाग दे दिया जाए तो 10 से कम 10 एक बार में गया, 10 चौके 40, रिमाइंडर 8 बचेगा। ये तो पहला ही ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को उठाते हैं 12, 12 से इसमें भाग देते हैं तो 12 एकम 12, 4 में से 2 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 12 दूनी 24, यानी कि शेषफल 4 बच रहा है, यानी कि इसमें तो फॉलो हो गया। दूसरा में देखते हैं 12 दूनी 24, 20 बार में, यानी कि 6 भी फॉलो हो गए, यानी कि ठीक है। अगला में देखते हैं 12 5 60, 12 5 60, 2 आ गया, यानी कि 12 एकम 12, यानी कि 11, यानी इसको भी फॉलो कर दे तो ऑप्शन बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों में 12 से भाग देने पर 4, 6 और 11 शेष आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को बी फिर अकेला पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, ए और बी एक काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है 1.2 दिन में। ठीक है, 1.2 दिन में कर सकता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेला आधा कार्य छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेला पूरा करता है। अब देखिए, हमने मान लिया कि 1 ए प्लस बी का अगर कोई काम को 1.2 दिन में करता है तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क कितना है 6 है। अब जब टोटल वर्क को हमने 6 मान लिया तो ए प्लस बी का अगर क्षमता देखा जाए यानी कि इफिशियंसी, तो क्या हो जाएगा 6/1.2 यानी कि 5 की इफिशियंसी हो जाएगा इन दोनों का। अब अगर हमने टोटल कार्य को 6 मान लिया तो टोटल काम कितना हो गया 6। ए इस काम को आधा करता है यानी कि 3 काम ए कर देता है, तो बाकी का बचा काम कौन करेगा बी, बाकी का बचा काम 3 करेगा, यही करेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में कर देते हैं, तो 2.5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ये भी चीज़ दिया हुआ है, ये दोनों मिलके इस काम को 2.5 दिन में पूरा कर देते हैं। और बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, बी जो है ए की तुलना में अधिक कुशल है। कितना है, अधिक कुशल है, यानी कि ये अच्छा
बी से ज़्यादा काम करता है। अब देखिए कह रहा है कि बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा कितना दिन में करेगा। अब देखिए हमने मान लिया कि अगर ए आधा काम किया, बी आधा काम किया, इन दोनों का इफिशिएंसी 5 है, तो अगर यहाँ पे 2.5 इफिशिएंसी मानेंगे तो नहीं होगा। हमने मान लिया ये 3 के इफिशिएंसी से बी काम कर रहा है, क्योंकि बी का इफिशिएंसी ए से ज़्यादा है, तो ये 2 के इफिशिएंसी से काम करेगा ए। अब 3 काम 2 के इफिशिएंसी से करेगा, तो इस काम को कितना दिन में करेगा, 3/2 यानी कि 1.5 दिन में ये करेगा। अगर बी 3 के एफिशिएंसी से करता है 3 काम, तो 3/3 यानी कि इस काम को कितना दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। यानी कि 1 दिन ये और 1.5 दिन ये, यानी ये चीज़ को 2.5 दिन में ख़त्म कर दे रहा है। यानी कि ये चीज़ सेटिस्फाइड है कि ये 2 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है और ये 3 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब जब टोटल काम हमारे पास 6 है और बी टोटल काम कितना, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 6 काम 3 के एफिशिएंसी से बी कितना दिन में कर देगा, 6/3 यानी कि 2 दिन में उस काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ए हो और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर बी हो तो क्या होगा। यही हमसे पूछा गया तो क्या होगा। हम जानते हैं कि यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री हम ले लिए, तो पहला में क्या होगा, साइन 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री बराबर ए। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2 बराबर ए। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√2 बराबर ए। अगर इसका हर परिमेयकरण कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ए बराबर √2 आ गया। जब ए बराबर √2 आ गया, अब हम क्या करेंगे, इस सेक थीटा यानी सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 45 डिग्री बराबर बी। अब सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 और कॉसेक 45 डिग्री का मान भी होता है √2, यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा, 2√2। जब बी बराबर 2√2 आ गया, तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन पहला क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है ए बी बराबर b² माइनस 1। तो ये हमारा क्या है, √2 है, तो √2 गुना 2√2 बराबर 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि 8 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 7, यानी कि ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी क्या कहता है कि a प्लस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 1 होगा, ये नहीं होगा तो इसको भी काट देंगे, क्योंकि a √2 है, b 2√2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2√3√2, यानी कि a के समान नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि a² माइनस 1 बराबर 2a/b। a² क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 बराबर 2a, यानी कि 2√2/b का मान कितना है 2√2, यानी कि 2√2, यानी कि ये कट गया, ये 1, 2 में से 1 बराबर 1, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व फादर और सन का जो योग था 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना था, 40 वर्ष था, ठीक है। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो गया। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो गया है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या। अब देखिए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अगर इन दोनों का आयु का योग 40 वर्ष था, तो 5 वर्ष कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद, यानी पिता भी 5 वर्ष बढ़ेंगे और क्या नाम है, सन भी उसका 5 वर्ष बढ़ेगा, तो कितना जो हो जाएगा, यानी 5:50 हो जाएगा।
जब 5:50 होगा तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी पिता अभी कितने साल के हो जाएंगे, 40 वर्ष के, और बेटा कितना साल का हो जाएगा, 10 वर्ष के। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि a प्लस a बट्टा a का मान 6 हो तो a के पावर 4 प्लस a बट्टा 4 का वैल्यू क्या होगा। देखिए, जब भी कभी आपसे a प्लस 1 बट्टा a का मान k दे, अगर a प्लस a बटा a का मान k दे, तो अगर आपसे पूछे a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो कहते हैं k स्क्वायर माइनस 2। अगर हमसे पूछे a के पावर 4 प्लस 1 बटा a के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, तो हम करते हैं k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर का माइनस का 2। अब देखिए a प्लस a बटा 1 का मान कितना है, 6 है, तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 34 हो जाएगा। अब a के पावर 4 प्लस 1 बटा a के पावर 4 क्या हो जाएगा, 34 का होल स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 34 का होल स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, 34 का स्क्वायर क्या होता है, तो 34 का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 की 6, हाथ में 1, 4 3 12 1 13, 3 चौक 12 के 2, हाथ में 1 3 के 9 1 10, यानी कि 6 1156 होता है। यानी कि 1156 माइनस 2 करेंगे तो 1154 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में पीटी व पीएस एक ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि पीएस बराबर 25 और पीक्यू बराबर 100 हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए, एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ये इसका स्पर्श रेखा है, ये इसका स्पर्श रेखा है, और यहाँ से केंद्र पे गया है, ठीक है। कह रहा है कि पी आर का वैल्यू पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, पी से क्यू का वैल्यू, ये टोटल मान कितना दिया है, 100। यहाँ से लेके यहाँ तक 100 दिया हुआ है, तो ये तो हमारा आर हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। जब यहाँ से ये आर हो गया, पी आर, ये टी और ये एस, इस तरीके से दिया है। पी क्यू का वैल्यू 100 दिया है, पी क्यू का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू का मान कितना दिया है, 100 दिया है। अगर ये टोटल 100 है तो अगर पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी आर का मान 100 माइनस आर और आर 2r हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 2r, ठीक है। पी एस का वैल्यू 25 दिया है, इसका और इसका वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा जाए। देखिए, एक थ्योरम होता है, ठीक है, इस तरीके से रहता है और ये छुप जाता है, ये पी ए और बी होता है और ये टी होता है। जब देखिएगा ये क्या होता है, पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होता है, पी टी का स्क्वायर, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी टी का स्क्वायर। तो ये एस है, हम कह सकते हैं पी एस स्क्वायर बराबर पी आर इंटू पी क्यू, पी आर इंटू पी क्यू कह सकते हैं, ये भी इसी तरीके का डायग्राम होगा। अब पी एस का वैल्यू हमारे पास कितना दिया, 25, यानी कि 25 का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू, अगर ये पी क्यू का टोटल वैल्यू कितना है, 100 है, तो ये आर और ये आर होगा तो ये 2r हो जाएगा, ये यानी कि ये तो पूरा डायमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये पी आर कितना हो गया, 100 माइनस 2r इंटू ये पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इसे 25 गुना 25 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 100 को 25 चौके 100 काट देंगे, ठीक है। ये 4 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 25 बटा 4, यानी कि अब इसे हम मिटा देते हैं, इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि 25 बटा 4 बराबर 100 माइनस 2r, 100 माइनस 2r। अगर हम इसको उधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 बटा 4, यानी कि 2r बराबर ये हो जाएगा 400 में से 25 घटेगा, 400 में से 25 घटेगा तो 375 बट्टा 4, यानी कि यहाँ से r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 375, ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा 4 में तो 8, यानी कि r का मान 375 बट्टा 8,
375 को काटेंगे 8 चौक के 32, 7 में से 2 गया 5, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 सते 56, 7 में 2 गया 5, नहीं 56 नहीं जाएगा, 8 छक 48 जाएगा, 8 छक 48 यही होगा, 8 चौक के 32, 7 में से 2 गया 5, 55, 8 सते 56 नहीं होगा, 8 छक 48, 48 में से 56 में से 48 जाएगा कितना है, 55 में से 48 जाएगा 7, यानी 46 के आसपास मान के चलिए, 46 के आसपास जाएगा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कि 46 के आसपास कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है कि 45 व 50 के मध्य होगा, तो बिल्कुल 45 के बाद और 50 के मध्य होगा, यानी कि वही 45 से लेके आर जो होगा 45 और 50 के मध्य होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।